डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी बीपीएससी पीजीटी की तैयारी एकदम सकारात्मक दिशा में कर रहे होंगे। और उसी क्रम में आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि आपका यूनिटरी एंड फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके संदर्भ में, यानी एकात्मक और संघात्मक संविधान से संबंधित जितने एमसीक्यूज बनते हैं उसको, लगभग इसमें 100+ एमसीक्यूज हैं। एकदम जब आप इसको पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इसमें। तो जब कोई सा भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं किसी विशेष टॉपिक को लेकर, जब उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं थोड़ा सा बातों को चेंज करके, तो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है और ऐसे ही पूछा जा सकता है। बेहद जरूरी है कि ये जो समय है आपके लिए अंतिम दौर का समय है। आप जितना भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए, जो क्वेश्चन कहाँ से सेट किए गए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और जो आप जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में ऑप्शंस कैसे उसको शामिल किया जा रहा है, ये भी आप इस चीज को ध्यान रखें। और रोज मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आप रोज बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के क्वेश्चन पेपर को देखिए, और साथ ही एक मॉडल पेपर, एक प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करें, और साथ ही जो आपका टेक्स्ट बुक है उसको भी देखें ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीएस को रोज टच करें। आप जीएस को रोज टच करें, खासकर जो करंट अफेयर है और जो जीएस है उस पर भी आप टच करें। जो टॉपिक जीएस में आपका बिल्कुल नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं। कोई सा भी टॉपिक है उसमें छोड़ दिए। अगर मान लीजिए 8 टॉपिक है तो उसमें से कम 6 टॉपिक है, तो उसमें से एक टॉपिक अगर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो है उसको और मजबूत कीजिए। चलिए छोड़िए, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये जो एमसीक्यूज हैं ये एक विशेष टॉपिक से संबंधित है, एकात्मक और संघात्मक संविधान से संबंधित है। ऐसे कुछ हम लोग आगे वीडियो लाएंगे जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्शन होगा, या थ्री से सेक्शन होगा, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से सेक्शन से होगा, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटी है उसके सेक्शन से होगा। जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम लोग आपको भरसक अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि शासनों का वर्गीकरण एकात्मक तथा संघात्मक दृष्टि से किस आधार पर किया जाता है। याद रखिएगा, शासनों का जो वर्गीकरण है, सरकारों का जो वर्गीकरण है, केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है कि उनके संबंध कैसे हैं। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध होंगे तो संघात्मक होगी, जबकि वहां केवल केंद्र का शासन होगा, राज्य नहीं होगा, तो वहां एकात्मक संविधान होगा या शासन होगा। जैसे कि इंग्लैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था, जैसे कि भारत और कनाडा और आपका यूएस में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न देशों में से किसमें एकात्मक शासन नहीं है। ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि किस देश में संघात्मक शासन है और किस देश में एकात्मक शासन है। तो ऐसे भी आप एक जगह नोट कर लीजिए, किन देशों में संघात्मक है, किन देशों में एकात्मक है। निम्न देशों में से किसमें एकात्मक शासन नहीं है। तो याद रखिएगा, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकात्मक शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए। एकात्मक शासन में जो आपका संविधान होना चाहिए, इसके पास लिखित तथा अलिखित संविधान जरूर होना चाहिए। जैसे कि आपका कहा ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ क्या है, संविधान अलिखित संविधान है, यानी लिखित संविधान है, लेकिन वहाँ उसके पास रीति रिवाजों, परंपरा, जिसको हम अभिसमय बोलते हैं, उसका धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 4, एकात्मक शासन में सारी शक्तियां केंद्र में होती, किस में केंद्रित होती हैं। तो याद रखिएगा, एकात्मक शासन में जो सभी शक्तियां होती हैं वो सभी शक्तियां केंद्र में केंद्रित होती हैं, जैसे कि यूके में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकात्मक शासन में केंद्र तथा राज्यों की स्थिति कैसी होती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र जो होता है आपका सर्वशक्तिशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक फेडरेशन में इकाइयों की क्या स्थिति होती है। एक फेडरेशन में जो इकाइयां होती हैं, स्टेट्स होती हैं, उनकी अपनी स्वतंत्र अस्मिता या स्थिति होती है। जैसे कि ये प्रश्न जैसे आपका यूएस के संविधान से संबंधित है, जैसे कि वहाँ के जो इकाइयां हैं उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व, उनका अपना अलग संविधान है, वो फेडरेशन है। ठीक, वो यूनियन नहीं है। आप जैसे कि कनाडा और भारत है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स में आते हैं, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकात्मक शासन के मुख्य दोषों में से एक दोष क्या है। तो एकात्मक शासन के मुख्य दोषों में से जो एक दोष है वो है आपका कि ये स्थानीय पहल को कुचल देता है। ठीक,
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि एकात्मक शासन की मुख्य विशेषता या गुण क्या है। देखिए सभी प्रश्नों को ऑप्शंस पर हम नहीं देख रहे हैं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें लगभग 120 प्लस क्वेश्चन हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि आपका बताओ रिवीजन हो जाए। एकात्मक शासन की मुख्य विशेषता या गुण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि इसमें सीमाओं के संबंध में कोई संघर्ष नहीं होता है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक संघ निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में आ सकता है। संघ का निर्माण किस किस प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एकीकरण तथा विघटन दोनों की प्रक्रिया से, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एकात्मक शासन में राज्यों के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं। एकात्मक शासन में राज्यों के पास वे ही शक्तियां होती हैं जो केंद्र द्वारा दी जाती हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 फेडरेशन शब्द फोर्डेस से लिया गया है, यह निम्न में से किस भाषा से संबंधित है। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फेडरेशन जो शब्द है फोर्डेस से लिया गया है जो कि लैटिन भाषा से संबंधित है। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं जो कि खासकर आपका सॉवरेंटी का जो वर्ड है वो या जो पोलिस वर्ड है वो, ठीक, या डेमोक्रेसी का शब्द उसे या लिबर्टी का शब्द ही खासकर आपसे पूछा जाता है। 12 है कि निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन है। तो किस देश में एकात्मक शासन है, याद रखिएगा यूएसए, स्विट्जरलैंड और यूएसएसआर में संघात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से किस एक देश में संघीय शासन व्यवस्था है। तो कहाँ संघीय शासन व्यवस्था है, तो यूएसए में संघीय शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संघीय शासन में केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, संविधान के द्वारा केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे कि भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है जिसमें आपके 3 अनुसूचियों के माध्यम से केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि न्यायिक पुनर्वलोकन किसका लक्षण है। जो जुडिशियल रिव्यू है किस शासन का लक्षण है, किस शासन की व्यवस्था है। याद रखिएगा जो न्यायिक पुनर्वलोकन है ये आपका संघात्मक शासन की विशेषता है। 16 निम्नलिखित में से किस एक कारक ने संघीय शासन में केंद्र को शक्तिशाली बनाने में योगदान नहीं किया है। राजनीतिक दलों के उदय ने, राष्ट्रीय योजना ने या केंद्रीय सरकार के अनुदान ने, ये क्या संघीय शासन को केंद्र को शक्तिशाली बनाने में ये तीनों ने योगदान किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता के तथा संघर्षों ने योगदान नहीं किया है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि राज्य वह है जो, राज्य क्या है, तो राज्य वह है जो, ऑप्शन देखिए तब आप ऑप्शन देखिए, तो राज्य वह है जो एक केंद्रीय सरकार के अंदर संगठित होता है, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि आधुनिक काल में संघों को सहकारी संघों की संज्ञा क्यों दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा कि केंद्र राज्यों तथा केंद्र के बढ़ते हुए सहयोग के कारण, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 किस देश में एकात्मक शासन नहीं है, यानी इस देश में एकात्मक शासन नहीं है। सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सोवियत संघ में एकात्मक शासन नहीं है क्योंकि यहाँ संघात्मक शासन है। ब्रिटेन और चीन में एकात्मक शासन है, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित शर्तों में से कौन संघ बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। तो भौगोलिक समरूपता संघ बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। संघ बनाने की इच्छा, न्यायपालिका, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध ही संघ बनाने के लिए आवश्यक है, लेकिन भौगोलिक समरूपता नहीं, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 एकात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो एकात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण आपका ब्रिटेन है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 संघ में संविधान का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो संघ में संविधान का संशोधन राज्यों की सहमति से केंद्र के द्वारा किया जा सकता है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23
कि एक संघीय सरकार किस प्रकार के केंद्र का विचार करती है। एक संघीय सरकार न तो सशक्त और न कमजोर केंद्र का विचार करती है। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, संघीय शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए। तो संघीय शासन में जो संविधान होना चाहिए अनम्य संविधान होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कहा जाता है, न तो रिजिड हो और नहीं ज्यादा हो, कहना मतलब कि लचीला हो या आसानी से संशोधित किया जाए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 कि सामान्यतः संघीय शासन में किस प्रकार की न्यायपालिका होती है। तो सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में दो ही न्यायपालिका होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जैसे कि यूएसए और आप इंडिया में देख सकते हैं। 26 देखिए, निम्नलिखित संघों में से किस एक में राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यानी किस देश का जो उच्चतम सदन है उसमें राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, किस देश की शासन व्यवस्था या किस देश के संविधान में। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी, कनाडा में सॉरी ये ऑप्शन है, समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। यही से ऑप्शन देखिए बीपीएससी में प्रश्न पिछले बार पूछा गया, इसको कई लोग कंफ्यूज हुए। तो देखिए पहले उसने इस प्रश्न को गलत किया फिर सही किया। तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में समान प्रतिनिधित्व है, राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है आपका जो अपर हाउस है या राज्यसभा है। लेकिन कनाडा में अलग अलग है, और जैसे कि भारत और कनाडा में अलग अलग है, जनसंख्या के आधार पर है, तो इसमें समान प्रतिनिधित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, यह भाव कि संघ समाप्त होने की दिशा में है क्यों आ रहा है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी, केंद्र सरकार की शक्ति में वृद्धि के कारण। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, संघ के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों में से कौन सी शर्त नीचे गलत अंकित किया गया है। तो है कि राजनीतिक प्रेरणा से युक्त नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 29 कि संघीय शासन में राज्यसभा किसको प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। संघीय शासन में राज्यसभा जो है वो संघ की इकाइयों यानी राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विषय साधारणतः संघीय इकाइयों के हाथों में से नहीं छोड़ा जाता है। यानी संघ के पास ही जाता है, कौन सी शक्ति है, या तो ठीक विदेश नीति। 31, संघीय सरकार निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, किस प्रकार की व्यवस्था के लिए। तो आपका एक बड़े देश के लिए जरूरी है कि उसमें संघात्मक शासन हो। क्वेश्चन नंबर 32 कि एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी, यूएस में है लेकिन भारत में नहीं है। 33, आमतौर से संघ में निम्न में से कौन सा एक विषय केंद्र को नहीं दिया जाता। कौन सा विषय केंद्र को नहीं दिया जाता है। तो पुलिस, जैसे कि भारत में भी है और यूएस में भी है। क्वेश्चन नंबर 34 कि संघात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय महत्व के विषय किसको सौंपे जा सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय किसको सौंपे जाते हैं। तो याद रखिएगा वो तो स्वाभाविक है कि केंद्र को सौंपे जाएंगे। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि संघीय शासन में राज्यों के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो संघीय शासन में राज्यों के पास संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियां होती हैं, संविधान प्रदत्त शक्तियां। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संविधान की सर्वोच्चता जिसे संघीय शासन का एक आवश्यक लक्षण माना जाता है उसका क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ है कि संविधान सभी संस्थाओं नागरिकों के ऊपर है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है ब्रिटेन में स्थानीय सरकार बहुत मजबूत है किंतु वह विधि निर्माता निकाय नहीं है वरन विधि रहित निकाय है। प्रयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है। ये CF स्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया। 38, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो याद रखिएगा एकात्मक शासन व्यवस्था केवल और केवल 4 ऑप्शन में से यूके में है, भारत, USSR और यूएसए में संघात्मक शासन व्यवस्था है। 39 देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की स्थापना कब की गई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की स्थापना
1789 में की गई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 40 कौन सा लक्षण एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है? एकात्मक सरकार यानी एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो सरल संगठन। 41 कि संघीय शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए? तो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो आपका फेडरलिज्म है उसमें किस प्रकार का संविधान होना चाहिए? याद रखिएगा, उसमें संविधान आपका लिखित संविधान होना चाहिए। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कि निकट अतीत में अधिकांश संघीय देशों में निम्न में क्या सही माना जाता है? तो कि केंद्र तथा राज्य दोनों शक्तिशाली हो गए हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संघीय शासन में स्वतंत्र न्यायपालिका किसके लिए आवश्यक है? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य चलने वाले विवादों को सुलझाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी। 44 देखिए कि किस वर्ष कनाडा में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया? तो कनाडा में जो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई वो 1867 में। स्विट्जरलैंड में प्रांतों को क्या कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड में प्रांतों को हम, याद रखिएगा बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो स्विट्जरलैंड में प्रांतों को हम कैंटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कि संघ शासन का अर्थ ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। उपयुक्त संघवाद की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा है संघवाद की। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन है केसी वेयर। और याद रखिएगा ये भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? अर्ध संघात्मक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कौन सा सिद्धांत संघवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकहरी राज्य शक्ति। क्वेश्चन नंबर 48 सबसे अधिक अनम्य संविधान किस देश का है? इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, ये संशोधन करना बेहद मुश्किल होता है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। मात्र केवल 7 आर्टिकल हैं। 49 संघ राज्य का आवश्यक गुण क्या है? यानी संघात्मक राज्य का आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? एक तो संबंध विच्छेद की स्वीकृति नहीं, शक्ति विभाजन होता है, अनम्य तथा सर्वोपरि संविधान होता है। इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि किस प्रकार के शासन में जनता 2 प्रकार के कानूनों का निर्वाह करती है या कर सकती है? किस प्रकार के? याद रखिएगा बेहद आसान सा प्रश्न है। संघात्मक शासन में राज्यों के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग, जैसा कि यूएसए के संविधान में है, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। 51 विश्व का निर्बल सीनेट कौन सा है? विश्व का सबसे कमजोर सदन कौन सा है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो है कनाडा की सीनेट। और सबसे मजबूत ये भी बता दीजिए आप, सबसे मजबूत उच्च सदन कौन सी है? वो है वहां की तो आपका सीनेट है, यूएस की सीनेट। 52 विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है? देखिए प्रश्न आ ही गया। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन जो है अपर हाउस है वो अमेरिका का उच्च सदन है, सीनेट है। क्वेश्चन नंबर 53 कि जनता को अपनी इच्छा के अनुसार शासन करने की सुविधा सबसे ज्यादा किस देश के नागरिकों के पास है? यानी सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ लागू है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। ठीक। 54 किस पद्धति में संघ निर्माण की इच्छा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 किस देश में संघीय और प्रांतीय सत्ताओं के बीच यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों की अंतिम निर्णायक संघीय शासन है, न कि संघीय न्यायालय? तो किसका है कथन? किसका कथन है? ये कथन है आपका स्विट्जरलैंड के बारे में कहा गया है, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 किस तरह की व्यवस्था वाले संघात्मक शासन व्यवस्था के अत्यधिक करीब होते हैं? किस तरह की व्यवस्था वाले संघ एकात्मक शासन व्यवस्था के अत्यधिक करीब होते हैं? 56 का राइट आंसर ऑप्शन है अवशिष्ट शक्तियां जब संघ के पास रहती हैं, जैसा कि भारत में है। क्वेश्चन नंबर 57 वह कौन सा देश है जहां सीनेट
में प्रत्येक इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? 257 का राइट आंसर होगा। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों देशों में तक प्रांतों को या इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 को सूची 2 को मिलाइए और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को प्राप्त हैं कहाँ के संविधान में? ये तो अमेरिका में लागू है, ठीक। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हैं, ये भारत के पास है। द्वितीय सदन में रूढ़िवादिता पाई जाती है ब्रिटेन में, और अत्यधिक निर्बल सदन कनाडा का है। तो इस हिसाब से आंसर जो होगा आपका वो होगा सी, 8 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कि संघ निर्माण किस पद्धति में संघ निर्माण की इच्छा नीचे से ऊपर की ओर चलती है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रोन्मुख पद्धति। केंद्रोन्मुखी पद्धति का सर्वोच्च उदाहरण कौन सा देश है? तो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। 61 एकात्मक सरकार को जब संघात्मक सरकार में परिवर्तित किया जाता है तो कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रोपरांत पद्धति। 62 संघ निर्माण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो एकता की इच्छा पर, भौगोलिक एकता पर, आर्थिक साधनों का उचित वितरण, लोकतांत्रिक भावना आदि पर, सभी पर निर्भर करेगी। तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, स्विट्जरलैंड की स्थापना के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब स्विट्जरलैंड की स्थापना हुई तो प्रारंभ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, कुल कितने सदस्य थे? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3, मात्र 3। क्वेश्चन नंबर 64 है, संघीय बंधन में बांधने वाला प्रमुख कारक सुरक्षा संबंधी किस देश के लिए शुरुआती दौर में उपयुक्त था? तो इसका आंसर होगा ये 64 का बी राइट आंसर होगा, सोवियत संघ। संघ की इकाइयां न तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और न ही बहुत ही छोटी, यह वाक्य किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो 65 का राइट आंसर होगा प्रोफेसर एसी वेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, किस देश में केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? याद रखिएगा, ये ऐसा भारत में है, और स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों में समान प्रतिनिधित्व है, लेकिन भारत में नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, पाकिस्तान किस दृष्टि से उत्तम संघ नहीं था जिसके कारण 1971 में इसका विघटन हो गया? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भौगोलिक एकता के कारण, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि परिसंघ का निर्माण किस प्रकार की परिस्थिति में किया जाता है? प्यारे दोस्तों, फिर से हम लोग बता दें, हम लोग बीपीएससी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका एकात्मक और संघात्मक संविधान, ठीक। उसी से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज को आज देख रहे हैं। बताओ रिवीजन के लिए, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक और चीज़, अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है जिसमें हम लोग आपको 5 ऑप्शन वाले मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट या टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, बीपीएससी की डिफिकल्टी लेवल पे है, हम लोग आपको अवेल कराएंगे। उसके लिए आप इस मोबाइल नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, तभी भी आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी कोई फ्री होगा आपको रिप्लाई जरूर देगा। और प्लीज़ मैं ये भी कह दूँ, ज़्यादा मतलब कि हाइपर होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम है आपका, कोई कहना मतलब कि जीवन, ये आप मान लीजिए जीवन इसी में नहीं है। हो सकता है मान लीजिए 3200 सीट है, 1200 सीट है, 3200 लोग कैंडिडेट हैं, तो हुआ सिलेक्शन तो 1200 का ही, लेकिन जो लोग नहीं बच, जो लोग इन्हीं कारणों से जिनका नहीं हो पाता है, उनको एक जीवन मरण का प्रश्न नहीं है आपका। मैं अभी बता दे रहा हूँ, जीवन मरण का प्रश्न मत बना लीजिए, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहिए, इससे बढ़िया आपको मिलेगा। हो सकता है कि आगे और बढ़िया मिले या कुछ और बढ़िया, या आपके मतलब कि नेगेटिव तो होना ही नहीं है, पॉजिटिव के आप अपना काम कीजिए, होना होगा होगा, नहीं कोई बात नहीं।
लेकिन हाँ, आज के दौर में नौकरी पाना बेहद मुश्किल है। और फिर मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि नौकरी आपके दहलीज पे खड़ी है। मेहनत कीजिए, आपको एकदम आसानी से मिल जाएगी। बस इस बार तो जो टीआरई 3 है, जो टीआरई 3 है वो बेहद आसान है, क्योंकि इसमें अलग से स्टेट पास होने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी जो लोग पास उनके लिए बहुत आसान है, कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन जब आप टीआरई 4 में आएंगे तो उससे पहले स्टेट का एग्जाम हो चुका होगा, उसी के रिजल्ट के आधार पर हुआ, तो नए कैंडिडेट आएंगे, नए कंपटीशन हो जाएंगे, नया फर्टाइल ब्रेन आएगा। इसमें जो टीआरई 2 और टीआरई 1 वाले तो इसमें से पास आउट हो गए, क्रीम लेयर तो निकल गया, कंपटीशन बहुत कम कम है। इसलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे आप तो आपके लिए नौकरी आसान है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ नौकरी आपके दहलीज पे खड़ी, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, पॉजिटिव रहने के साथ। ज़्यादा हाई नहीं, 8-9, अब तो आप कम से कम 8-9 घंटा पढ़िए। इतना पढ़िए कि आपको गर्मी गर्मी न लगे, भूख प्यास लगना बंद हो जाए। बस एक ही बात कैसे भी एक सीट आपको सिलेक्शन लेना है। जब आप सिलेक्ट हो जाएं तो पूरी दुनिया, पूरा आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपके फेवर में हो जाएगा। जो आजकल नेगेटिव है एकदम फेवर में, आप खुद आपकी हर चीज़ बदल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ सीरियस होके, क्योंकि तमाम लोगों के आसपास आप पे आशा, खासकर उन माँ बाप का थोड़ा सा कीजिए आप, क्योंकि बहुत आशाएं हैं। और पाल पोस के इतना लंबा संघर्ष किया आपने, तो संघर्ष किया, आपके कई गुना उन्होंने संघर्ष किया, कम से कम उसका लिहाज रखिए। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 68, परिसंघ का निर्माण किस प्रकार की परिस्थिति में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बाह्य शक्तियों के आक्रमण पर भी कर सकते हैं, और आंतरिक विद्रोह होने पर, प्रशासनिक व्यवस्था अव्यवस्था के कारण। इसलिए डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि आधुनिक संघों में संसदात्मक कार्यपालिका का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधान मंडल पर यानी संसद पर। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किस देश में संसदात्मक कार्यपालिका का उत्तरदायित्व विधानमंडल के प्रति होता है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 71 है कि किस देश में राज्याध्यक्ष का मंत्रिमंडल राष्ट्राध्यक्ष के प्रति ही उत्तरदायी होता है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 72, बहुल कार्यपालिका का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? यानी जो आपका मल्टीपल एग्जीक्यूटिव है, ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका संबंध इसका स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका जो है बहुल कार्यपालिका है। क्वेश्चन नंबर 73 कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की महानतम देन क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की महानतम देन यह है कि इसने सर्वोच्च संघीय न्यायपालिका का आदर्श प्रस्तुत किया है। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, किस देश का सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र नहीं है? किस देश का न्यायालय स्वतंत्र नहीं है? तो है आपका फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 75 है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित कथन किसके द्वारा प्रयोग किया गया? भविष्य की चौथाई शताब्दी में राज्य खोखले बन जाएंगे और वे मुख्यतः संघीय विभागों के ग्रामीण जिले के रूप में कार्य करेंगे तथा अपने भरण पोषण के लिए संघीय कोष पर निर्भर रहेंगे। ये कथन किसका है? ये कथन आपका लियोनार्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, संविधान की अनुपस्थिति में राज्य अराजकता की तरफ चला जाता है, किसका कथन है? एक कोट आपका बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा हमेशा। एक कोट है आपका जेलेनेक का। क्वेश्चन नंबर 77 कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भारत से अधिक लचीलापन लिए हुए है। बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा कठोर है, क्योंकि भारतीय संविधान संशोधन की एक जटिल स्तर से गुजरता है। ये कथन सही है, आर सही है, ए गलत है। ए गलत, आर सही, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 78, संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि के लिए बढ़ोतरी के लिए निम्नलिखित में से किन कारणों का योगदान नहीं रहा है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता। क्वेश्चन नंबर 79 कथन और कारण है कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के विकास में युद्धों का विशेष योगदान रहा है। विशेष योगदान रहा है, कथन सही है आपका। युद्ध काल में देश की सुरक्षा सर्वोपरि होती है तथा प्रशासनिक निर्णयों में विलंब खतरनाक होता है, भी सही है। तो ये और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारतीय योजना आयोग पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा
नियोजन ने हमारे संघवाद को लांघ दिया है और नियोजन आयोग एक सुपर कैबिनेट बन गया है, यानी प्लानिंग कमीशन को सुपर कैबिनेट किसने कहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अशोक चंदा। क्वेश्चन नंबर 81 कि भारत में केंद्रीय सरकार की शक्ति में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक तो योजना आयोग की भूमिका, यानी अब ये नीति आयोग बन गया है 2015 से। केंद्र राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करना सही है, और राज्य के केंद्र पर अधिकाधिक निर्भरता, तो इसका सभी आंसर सही है, तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 कथन और कारण। केंद्रीय शक्ति में वृद्धि का कारण संघ राज्य सहयोग है, ये आपका कथन सही है। कारण देखिए, राज्य सरकार धीरे धीरे अनेक क्षेत्रों में एक सहयोगी संस्था मात्र बनकर रह गई है, सही है, दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 कि एकात्मक राज्य में केंद्रीय सत्ता के हाथ में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता निवास करती है, इस कथन को किसने कहा? तो इस कथन को कहने वाले हैं आपके एबी डाइसी, जो कि रूल ऑफ लॉ के जनक है। 84 देखिए, निम्नलिखित संघ की परिभाषा, संघवाद की परिभाषा किस विचारक के द्वारा व्यक्त की गई? कि संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। किसका कथन है? तो ये कथन आपका स्वयं प्रोफेसर डाइसे का है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, संघ में राज्यों को मिलाना तो चाहते हैं किंतु वे एकात्मक शासन के निर्माण के इच्छुक नहीं थे, तो कथन किस विचारक का है? ये कथन है आपका प्रोफेसर वेयर का, केसी वेयर, जो कि भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहते हैं। 86 देखिए, कौन सा गुण संघात्मक सरकार का नहीं है? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान अलिखित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, संविधान लिखित होना संघीय शासन की आवश्यक विशेषता है। अगला प्रश्न है 87, ये आपको मैच करना है। सर्वोच्च न्यायालय संघात्मक शासन में संतुलन रखने वाला पहिया है, ये कथन आपका हॉस्किन का है। भौगोलिक दूरी केंद्रीय और स्थानीय दोनों सरकारों में लापरवाही और द्वेष का उत्पन्न करती है, प्रोफेसर गिलक्राइस्ट। संघ निर्माण की अनिवार्य अनुकूलता जाति, भाषा, धर्म और राजनीतिक संस्थानों की अनुकूलता है, ये कथन आपका मिल का। और सर्वोच्च न्यायपालिका संविधान है, ये कथन आपका फ्रैंक पैटर्न का, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 88 कि प्रोफेसर डाइसी ने संघ निर्माण के लिए किस तत्व पर अधिक बल दिया है? किस तत्व पर अधिक बल दिया प्रोफेसर डाइसी ने? तो दृढ़ भावना पर। 89 कि कौन से गुण संघात्मक सरकार का आवश्यक गुण नहीं है? तो संघीय शासन का आवश्यक गुण कौन सा नहीं है? निरंकुशता और उत्नायकवाद की कम भावना, बिल्कुल नहीं। संघ विश्व अविश्व के लिए निर्माणकारी, बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र इसके संघीय निर्माण की आवश्यकता आवश्यक गुण नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं आंसर हुआ, डी में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 जब हम भूत से भविष्य की ओर देखते हैं तो शासन व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में हमें संघीय व्यवस्था के विकास की सबसे अधिक संभावना प्रतीत होती है, तो कथन किसका है? ये कथन है आपका सिजविक का। 91 संघीय सरकार के में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि संविधान की रक्षा करने तथा केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 किस प्रकार की सरकार के आधार पर विश्व राज्य या विश्व सरकार की कल्पना की जा सकती है? तो डी राइट आंसर होगा संघात्मक सरकार। 93 देखिए, न्यायिक पुनर्वलोकन किस सरकार के गुण को प्रदर्शित करता है? तो जो आपका जुडिशियल रिव्यू है ये आपकी जो संघीय व्यवस्था है उसको प्रदर्शित करता है, यानी फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 ये आपको मैच करना है। संघात्मक शासन कहाँ है आपका? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एकात्मक शासन इंग्लैंड में है। परिसंघ चाइना में है। राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट जो कि आर्टिकल 1 है उसमें ये भारत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 कि संघ शासित राज्यों में केंद्र के नागरिकों के हितों की देखभाल या रक्षा कौन करता है? इसके लिए बना है आपका राष्ट्रपति। ए संघ शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज है उसके लिए। 96 किसने कहा कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है? इसका कोट है, ये कोट है आपका एबी डाइसे का।
अगला प्रश्न 97, एकात्मक राज्य वह है जिसमें संपूर्ण सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और उसकी इच्छा तथा उसके अधिकार समस्त क्षेत्र पर कानूनी तौर पर सर्वशक्तिमान होते हैं। रूप कथन किस विचारक का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसी फाइनर। क्वेश्चन नंबर 98, केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता किस प्रकार की सरकार में पाई जाती है? याद रखिएगा, एकात्मक सरकार में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एकात्मक सरकार। क्वेश्चन नंबर 99, किस प्रकार के शासन में केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं होता है? 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकात्मक शासन में। अगला प्रश्न कि एकात्मक शासन व्यवस्था किन देशों में पाया जाता है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, आप नोट कर सकते हैं यही, किन देशों में संघीय शासन है और किन देशों में एकात्मक शासन है। तो आपका एकात्मक शासन किन देशों में पाया जाता है? एक तो इंग्लैंड और फिर आपका हॉलैंड और नॉर्वे और इटली में एकात्मक शासन व्यवस्था, और स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 कि विलोबी के अनुसार एकात्मक सरकार का प्रमुख गुण क्या है? तो विलोबी के अनुसार एकात्मक सरकार का जो प्रमुख गुण है वो है कि संघर्ष का अभाव। कथन और कारण, एकात्मक शासन का प्रमुख गुण राष्ट्रीय एकता है। सही है, क्योंकि पूरे देश में एक समान कानून तथा समाज नीति का अनुसरण किया जाता है। सही है, ये राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 103, उत्तरदायित्व की समस्या किस सरकार के शासन में कम होती है? उत्तरदायित्व की समस्या जो आपका एकात्मक शासन है उसमें कम होती है। क्वेश्चन नंबर 104 कि किस प्रकार के शासन में इकाइयां सरकार के एजेंट नहीं होती हैं? ये होगा आपका संघीय शासन में, संघात्मक शासन में। कथन और कारण, एकात्मक शासन में नौकरशाही का बोलबाला होता है। ठीक, सही है, क्योंकि एकात्मक शासन में जनता को प्रत्यक्ष भाग लेने का अवसर नहीं मिल रहा होता है। तो ये राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 106, किस प्रकार के शासन में रूढ़िवादिता तथा अनुदारवादी प्रवृत्ति पाई जाती है? ये आपका एकात्मक शासन में। 107, एकात्मक शासन का दोष नहीं है क्या? यानी एकात्मक शासन की कमी या बुराई नहीं है, क्या है वो? तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन कार्यों का संचालन शीघ्र होता है। 108 कि किस देश के शासन में इकहरी नागरिकता एवं दोनों सरकारों में के प्रति आज्ञाकारिता एवं निष्ठा पाई जाती है? कि भारत के संदर्भ में है इकहरी नागरिकता। संघात्मक शासन तो है लेकिन इकहरी नागरिकता है, लेकिन दोनों के बीच निष्ठा है, ये भारत के संदर्भ में है। क्वेश्चन नंबर 109 कि यह फ्रांस की एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में किसने कहा? यदि पेरिस को एक छींक आए तो सारे फ्रांस को जुकाम हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं रेयरली पूछ लिया जाता है, जानबूझ के कि किसी को ना है। अब कोई पढ़ा होगा एक बार तो तुक्का भी मार देगा तो सही हो जाएगा, और पढ़ा होगा तो उसका तो सही होगा ही। 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉल डेस्नेट का कथन है ये। क्वेश्चन 110, किसने कहा राजनीति और विदेशी मामलों में संघ ने अपने को शक्तिशाली सिद्ध किया है पर आर्थिक और राजनीतिक मामलों में संघ कमजोर हो रहा है? ये किसका कथन है? ये कथन है लिकॉक का। क्वेश्चन नंबर 111, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था मैं अमेरिका की विदेश नीति में युद्ध बनाता हूं? ये भी कोट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ये ट्रूमैन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 112, कि निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा सदन कहा जाता है? अमेरिकी कांग्रेस का जो तीसरा सदन की चीज को उपमा प्रदान की गई है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 113, संविधान संशोधन के लिए जनमत की प्रक्रिया किस देश में अपनाई जाती है? रेफरेंडम के द्वारा कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है? तो है आपका स्विट्जरलैंड। 114, किस विचारक ने कहा है कि संसदीय शासन शांति के लिए उत्तम व्यवस्था है? संसदीय शासन शांति के लिए उत्तम व्यवस्था है, किसने कहा? एक कथन है आपका लास्की का। क्वेश्चन नंबर 115, 115, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के संदर्भ में कौन सा एक अंतर सही नहीं है? कौन सा एक अंतर सही नहीं, ये आपसे पूछा है। वो है आपका एकात्मक शासन में नागरिकों को इकहरी व दोनों नागरिकता प्राप्त होती है, परंतु संघात्मक शासन में सदैव दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है लेकिन यहाँ इकहरी नागरिकता प्राप्त है।
ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। 116 संघवाद सामंजस्य बैठाता है, किसके मध्य सामंजस्य बिठाता है, कोऑपरेशन करता है? ये आपका केंद्राभिसारी और केंद्रापसारी दोनों शक्तियों के बीच। 117 देखिए, फ्रांस के कठोर केंद्रीकरण को इंगित करते हुए किसने कहा, शिखर पर यहाँ गणतंत्र है किंतु आधार में एक साम्राज्य। किसका कोट है ये कोट है आपका पॉल डेस्नल का। 118 वह कौन सा राष्ट्र है जिसमें एकीकरण की प्रगति संघ के माध्यम से न होकर विलीनीकरण के माध्यम से हुई? वो है आपका ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 119 किसने फ्रांस में कठोर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बनाए रखने प्रवृत्ति को पाए जाने के कारण यह कहा कि फ्रांस में म्युनिसिपल स्वशासन के लिए कोई स्थान नहीं है, फ्रांस में म्युनिसिपल स्वशासन के लिए कोई स्थान नहीं है? किसका कथन है ये कथन है आपका मुनरो का। संघात्मक शासन के अनुरूप भारतीय नागरिकों के मूलाधिकारों तथा संविधान की रक्षा कौन करता है? 120 का राइट आंसर ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 121 किस राज्य की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है? यानी जुडिशियल रिव्यू किस देश की न्यायपालिका को नहीं है? यह है आपका फ्रांस। 122 स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के बारे में किसने कहा कि स्विट्जरलैंड एक संघीय शासन व्यवस्था है और मूल रूप से वह जर्मन साम्राज्य तथा अमेरिका के संघ के जैसा ही है? 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रोक्स का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 123 किस प्रकार के शासन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं होती? 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एकात्मक शासन। क्वेश्चन नंबर 124 किस प्रकार के शासन में सबसे बड़ा दोष यह पाया जाता है कि उसमें विघटनकारी शक्तियों को बल मिलता है और राष्ट्रीयता की भावना में कमी आती है? यह है आपका संघात्मक शासन व्यवस्था। 125 संघीय सरकार में सभी सारी शक्तियां केंद्र सरकार में विभाजित रहती हैं या शक्तियां केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित रहती हैं या सारी शक्तियां इकाइयों में नहीं रहती हैं? तो संघीय सरकार में शक्तियां केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित रहती हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 126 देखिए कि संघात्मक सरकार के अंतर्गत केंद्र को मजबूत बनाने में निम्नांकित कारक योगदान नहीं करता है? 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दलों का उदय। क्वेश्चन नंबर 127 है कि भारतीय संघ की निम्न में से विशेषता सत्य नहीं है, कौन सी विशेषता सही नहीं है भारतीय संघ के बारे में? पढ़िए ये सभी लोगों के लिए अलग अलग न्याय की व्यवस्था करता है, भारतीय संघ की विशेषता नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा। 128 संघात्मक शासन में पाया जाता है तो संविधान की सर्वोच्चता, लिखित और कठोर संविधान दोनों सत्य हुआ, ए और बी दोनों सही है। 129 किस शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है? तो ये संघात्मक सरकार है। क्वेश्चन नंबर 130 रूसी संघ के विच्छेद के उपरांत नवीन व्यवस्था क्या है? तो जब रूस का विघटन हुआ तो उसके बाद नवीन व्यवस्था जो उत्पन्न हुई उसका नाम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में अनोखी भूमिका क्या है? तो अनोखी भूमिका वहां दोहरी नागरिकता, भारत में एक ही नागरिकता है। 132 संघीय सरकार का सबसे आवश्यक लक्षण क्या है? तो संघीय सरकार का आवश्यक लक्षण यह है कि संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन हो, सी। 133 संघीय राज्य के लिए द्विसदनीय व्यवस्था परम आवश्यक है, क्योंकि तो द्विसदनात्मक बाइकर्नलिज्म फेडरलिज्म के लिए इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि राज्यों की समानता के सिद्धांत को परिपुष्ट करते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। 134 इसका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है? यूनियन ऑफ स्टेट, ये जो है आपका राज्यों का जो संघ है, ये भारत कनाडा का संविधान जहां से भारत प्रेरित है। 135 देखिए निम्न वक्तव्यों में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की सही प्रकृति को बताता है? 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संघ इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है, ठीक जैसा कि अमेरिका में है, ये भारत में नहीं है। निम्न में से कौन से संघीय सिद्धांत भारतीय संघ व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं?
या कि संसद के उच्च सदन में सदस्य सदस्य राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व? तो बिल्कुल नहीं, अलग अलग है, जनसंख्या के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां संघ सरकार द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण करने की अपेक्षा के विषय में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? जो है आपका ऑस्ट्रेलिया। 138, निम्नलिखित जैसे कुछ संघात्मक देशों में से किन में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है? तो एक तो आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक और होगा आपका स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय एकता, संघ सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है? किसका कथन है ये? कथन है आपका एबी डाइसी का। क्वेश्चन नंबर 140, इनमें से वह संघीय संविधान कौन सा है जहां की शेष शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित हैं? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, भारत के मामले में, भारत के संदर्भ में। 141, सरकारों की व्यवस्थाओं में द्विसदनात्मकता किस एक का आवश्यक लक्षण है? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था संघीय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 142, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की आवश्यक विशेषताएं हैं? एक तो लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का इस प्रकार वितरण की प्रत्येक एक दूसरे से स्वतंत्र रह सके। पहला तीसरा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143, प्यारे साथियों फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये समय जो है आपका बेहद क्रूशियल है, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है कि हमने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। आपके पास जितना कंटेंट है पर्याप्त है, आप उसी को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन पे जितना फोकस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और खासकर जो आपका जीएस का सेक्शन है उस पर भी आप ध्यान दीजिए। और मैं बार बार कहूँगा कि रोज आप तैयारी 1 तैयारी 2 के पेपर को देखिए, उसको सॉल्व कीजिए और एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट लीजिए। और तमाम कहीं से भी किसी भी रिसोर्स से, कहीं किसी अदर चैनल से भी अगर आपको लाभ या अच्छा लगता है तो आप वहाँ से पढ़िए। केवल मात्र एक यही आपका टारगेट है, एक सीट आपको अपने लिए रिजर्व करनी है, ताकि आपके आसपास के जितने लोग आपको मतलब के तमाम नेगेटिव मतलब के एनवायरमेंट क्रिएट करें, उनके मुंह पे एक तमाचा हो। मुझे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद इस चीज़ की भुक्तभोगी हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सब चीज़ें आपके आसपास के लोग एकदम आपके लिए मतलब कि वही जो नेगेटिव थी वो एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे। बेहद जरूरी है, खासकर आप अपनी ईमानदारी से पढ़िए, कम से कम उनका ख्याल रखिए जो आपके माँ बाप हैं, आपसे भी ज़्यादा संघर्ष किए हो, आपके लिए संघर्ष कर भी रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम ईमानदारी से पढ़िए। बस एक सीट आप सुरक्षित कीजिए अपने लिए, बस, और कुछ नहीं। इससे बड़ी खुशी अपने माँ बाप को अलावा कोई कुछ नहीं हो सकता। कंपटीशन भी आसान है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके जो क्रीम लेयर थे, जो मतलब कि अधिक धुरंधर लोग थे, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो जो लोग बचे हैं आपस में ही हैं, और कई लोग इसमें से ऐसे हैं कि जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबरों से चूक गया। तो इस बार उनसे विशेष गुजारिश है कि आप विशेष तौर पर तैयारी जारी रखें और एक पक्का अपने लिए एक सीट पक्का सुरक्षित करें। और संभावना अच्छा होगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो हम सभी लोग साथ में बैठें या एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। मौका ये आप उनको दीजिए ताकि हो सके। चलिए ठीक है। 143, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? 143 है तो आप न्यायपालिका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144, शासकों का एकात्मक और संघात्मक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? 144 जो है उसका राइट आंसर होगा, केंद्र और उसकी इकाइयों में संविधान द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के आधार पर। डी राइट आंसर होगा। 145, लिखित संविधान किस शासन प्रणाली में आवश्यक है? याद रखिएगा, संघात्मक शासन में लिखित संविधान आवश्यक है। 146, एकात्मक शासन व्यवस्था में, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र शक्तिशाली होता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य एकात्मक व्यवस्था का वर्णन करता है? लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। जहां क्षेत्रीय प्रभाग केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आपका सिलेक्शन हो, आप ज्वाइन करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें,
इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।